क्या हाल है भाई सबके। तो भाई आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई जगह यूज होगी ये टर्म, तो आपको इसका कोर आइडिया होना चाहिए कि होती क्या है डाइलेक्ट्रिक्स, किन किन पैरामीटर्स का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। लेक्चर जो है लिखने का काम ज्यादा नहीं होगा, आज बोलने का और समझाने का काम ज्यादा है। तो जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, आप वहां से उनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और समझा मैं यहाँ पे सारी चीजें वन बाय वन अभी आपको देता हूँ। तो पहला सवाल जो दिमाग में उठता है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स है क्या भाई। तो यार देखो, हमें हमें पता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, और अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटिंग कहते हैं। और अगर मैं उसको बीच में बिछा दूं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते में, तो मैं कहूंगा कि ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं। क्यों होते हैं इंसुलेटिंग? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जैसे कंडक्टर्स के पास होता है। तो अब होता क्या है, जब मैं ऐसे मटेरियल्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रख देता हूं, तो होता क्या है, इस फील्ड की वजह से जो इस मटेरियल में चार्जेस होते हैं उनकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस हो जाते हैं तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कि भाई वो मटेरियल जो है पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने का मतलब ऐसे समझिए कि उसके पास दो सेंटर थे, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड के रास्ते में रखा तो फील्ड ने चार्जेस, उन चार्जेस पे फोर्स लगाई और उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही वो अलग अलग हुए तो उनके दो सेंटर बन गए, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, जो मुझे सेपरेट दिखने लग गया। इस चीज को मैं क्या कहता हूं, पोलराइजेशन। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो जिनको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में रखते हैं और वो क्या हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को मैं क्या कहता हूं, डाइलेक्ट्रिक्स कहता हूं। और डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मतलब सरल भाषा में ये कैसे मटेरियल्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जी। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो पोलराइज्ड हो जाएं अंडर द एक्शन और व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं दो टाइप के हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप हैं। पहला कौन सा है, पहला है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स से। मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या, मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आप कहेंगे इसको, अब इसको समझते हैं होता क्या है। तो हमने बोला कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये कुछ ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं जिनके पास, ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास कोई इनिशियल डाइपोल मोमेंट नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। चाहे एक्सटर्नल
जब एक्सटर्नल फील्ड हम ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर में जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाता उनके मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। तो ये ऐसे मटेरियल से मिलके बने होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो, अब देखो डाइपोल, अगर डाइपोल मोमेंट होनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि भैया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। यही हमने पढ़ रखा है, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। अगर मैं इनके बीच, अब देखो डाइपोल मोमेंट को लिखा तो ऐसे जाता था Q इंटू सेपरेशन, अगर ये D है तो Q इंटू D, मैं ऐसे लिखता था। अब मैं कह रहा हूं डाइपोल मोमेंट को जीरो करना है, डाइपोल मोमेंट को क्या करना है, जीरो। तो मेरे पास क्या है कि एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। तो डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब क्या है, या तो Q जीरो हो जाए या फिर D जीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो भी चलेगा, या दोनों जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जिनकी इनिशियल डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इनके ऊपर कोई फील्ड नहीं लगती तो इनकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही साथ रखे होते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, D जीरो हो जाएगा, इससे होगा क्या, D जीरो हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, इसलिए उनके पास इनिशियल कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द चार्ज सेंटर्स वहां पे जीरो होता है। तो अब हुआ क्या, लेकिन जैसे ही मैं इन डाइलेक्ट्रिक्स को, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं, तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में मैं इनको जैसे ही रखूंगा तो इनके सेंटर, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर, वो सेपरेट हो जाते हैं। वो होते कैसे हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर के बीच में सेपरेशन आ गया तो डाइपोल मोमेंट अब तो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं एक नॉन पोलर मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो वो एक डाइपोल मोमेंट शो करने लगता है। अब होता क्या है, देखिए जनरली मैं बोलता हूं कि आप ऐसे समझिए कि ये मेरा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर था, मैंने एक एटम को बनाया है और ये जो है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, बुक्स में आप देखोगे तो जनरली इसको शो करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर को एक साथ शो करने के लिए ऐसे बनाया होता है, हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव सेंटर है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इनिशियली ये इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। तो इनिशियली जो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज सेंटर्स क्या है, वो जीरो है। तो इसलिए इनिशियली इनके पास डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अब देखो, जब मैंने फील्ड अप्लाई नहीं करी होती, अब जैसे ही मैं फील्ड अप्लाई करूंगा, मैंने बोला ये मैंने क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये जो न्यूक्लियस है इस पे कैसा चार्ज है भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियस एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि किसके डायरेक्शन में होगी, टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये हमने पढ़ रखा है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैंने बोला कि हुआ क्या कि ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE ऐसे, अगर इस पे Q चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कैसा चार्ज होगा भाई, -Q। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, तो और आपने इस पे क्या अप्लाई कर दी, फील्ड। तो फील्ड की वजह से हर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फोर्स तो एक्सपीरियंस करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन ये जो फोर्स होएगी
इसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर क्या नेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगी। जहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस पे ई लगेगी, मैं पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहा हूं तो उस पे क्यूई लग रही है, क्योंकि एज अ होल आपका एटम तो न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होगा। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन मैंने एरो से शो कर दिया। तो अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे जाने लगेगा, और ये जितना भी क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो इस तरफ आने लगेगा। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा तो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर के बीच में स्लाइट क्या आ जाएगा, सेपरेशन। जैसे ही सेपरेशन आएगा, अब डी की वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो जब डी जीरो नहीं है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगी। तो इसकी वजह से होता क्या है, कुछ समझने के लिए ऐसे समझ लो कि भैया ये हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, देखिएगा एक बार, ठीक है। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इस रीजन में आ गए, ठीक है। क्यों आ गए, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी थी क्यूई, और ये इधर चला गया। अब यहां कहीं मेरा इस इलाके में कहीं होगा क्या, नेगेटिव चार्ज सेंटर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सेंटर होगा इधर कहीं, जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नेट चार्ज का सेंटर भी वहीं होगा। और ये मेरा इस पे फोर्स लग रही होगी क्यूई आगे, और यहां पे मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर। अब ये दो सेंटर हैं और इनके बीच में स्लाइट डिस्टेंस पैदा हो गया है। तो जैसे ही डिस्टेंस आएगा तो ये क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल या ये एटम एक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इसके पास एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, लेकिन वो आई किसकी वजह से है, वो आई है आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ठीक है। तो बात समझे। अब इसका मतलब क्या है कि भाई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, सरल भाषा में समझेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के पास इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड इनिशियल डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, दैट इज the center of their positive charge and the center of their negative charge coincides, but when they are placed in external electric field they get polarized, देखो दो पोल आ गए, they get polarized due to किसकी वजह से, due to external field, because external field exerts force on the positive charge and the electron cloud, due to which there is a slight separation between the center of positive charge and the center of negative charge, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इनके पास आ जाती है। अब कोई बोले कि भाई ये जो डाइपोल मोमेंट आई होगी इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अब डाइपोल मोमेंट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा Q इंटू डी। अब डाइपोल मोमेंट की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, तो मुझे या तो Q बढ़ाना है या D बढ़ाना है। Q मैं बढ़ा नहीं सकता, अपनी तरफ से कोई चार्ज थोड़ी डाल रहा हूं उसमें, ठीक है। तो मैं इनको D अगर बढ़ाना है, D कब ज्यादा होगा, जब इनके बीच की फोर्स स्ट्रांग होगी, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक in external electric field depends on the strength of applied field। जितनी ज्यादा आप अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। क्लियर है बात। तो ये तो थी जनाब नॉन पोलर के बारे में जानकारी। हुआ कैसे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखना और नोट्स को पक्का पढ़ना लाइन बाय लाइन, बिल्कुल ऐसे ही ये जो स्टोरी मैंने अभी यहाँ गाई है आप लोगों के आगे, सेम स्टोरी मैंने लिखी हुई है नोट्स में, तो आपको वहां से और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अगर कोई डाउट आ रहा होगा, वैसे तो आना नहीं चाहिए यार, इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के आपको समझा रहा हूँ, पूरे कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो जी हमें बता दीजिएगा, हम उसको फर्दर लेक्चर्स में दूर करेंगे।
तो क्या हम लिख रहे हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखते हैं जनाब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो हमने बोला पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिनके पास इनिशियली एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब इनिशियली इनका जो पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा। तो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होती है, मतलब एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, चाहे मैं फील्ड अप्लाई करूं चाहे ना करूं। ठीक है, किसके पास, मॉलिक्यूल के पास। तो हमने यहां से सीख लिया कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिनके पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, दैट इज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, इनमें कोइंसाइड नहीं करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, पूरे डाइलेक्ट्रिक की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इंडिविजुअल के पास, लेकिन पूरे डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे डाइलेक्ट्रिक की नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होती है भैया, जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इस डाइलेक्ट्रिक में, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं होते, तो इनकी डाइपोल मोमेंट भी डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालनी है या नेट डाइपोल मोमेंट निकालनी है मेरे भैया, तो क्या करेंगे भैया, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, या फिर भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो डाइपोल होगा उसको हम तीन कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, एक्स वाई और जेड। तो सबके एक्स कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करेंगे, वाई को एक साथ और जेड को एक साथ। और जब हम ऐसा करते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के डाइपोल्स का कंपोनेंट तोड़ के, और उनको हम एक्स डायरेक्शन वालों को एक साथ ऐड करते हैं, वाई डायरेक्शन वालों को एक साथ और जेड डायरेक्शन वालों को एक साथ, ताकि मुझे पूरे डाइपोल कह रहा हूं, पूरे डाइलेक्ट्रिक की डाइपोल मोमेंट मिले। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मैंने देखा कि भाई ये जो डाइपोल मोमेंट है ये जीरो आती है। ठीक है, तो समझिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, वो जीरो होती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वो जीरो नहीं होती। ठीक है, तो जैसे ही अब होता क्या है, जैसे ही मैं इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को, जिसके पास क्या है, याद रखो क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो जैसे ही मैं इस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के रास्ते में रखता हूं, तो क्या होता है, याद करते हैं, चलते हैं भाई साहब, कहां चले, अरे उस वाले सेक्शन में चलते हैं जहां पे हमने पढ़ा था कि डाइपोल प्लेस्ड इन अ फील्ड। तो हमने पढ़ा था कि जब भी मैं एक डाइपोल को, अगर ये मेरा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और इस डाइपोल को मैं फील्ड के रास्ते में रखता हूं, तो ये डाइपोल, जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, इसकी वजह से इस पे क्या लगती थी, एक टॉर्क लगती थी। क्या लगती थी, टॉर्क लगती थी, याद आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमने यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा कि व्हेनेवर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो होता क्या है, तो मैंने देखो कैसे बनाया, इसको समझाने के लिए मैं बात करता हूं। मैंने बोला यार अब की बार सेंटर्स अलग अलग दिखाने हैं, तो मैंने ऐसे कैप्सूल जैसा बना दिया कि यार ये एक मॉलिक्यूल था, अब इसका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर अलग अलग है, तो इसके पास इनिशियल डाइपोल मोमेंट होगी जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जारी होगी। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो मान लो रैंडमली ओरिएंटेड थे ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जो ऐसे था भाई, ये पॉजिटिव सेंटर था, ये नेगेटिव सेंटर था, और मैंने इसको रख दिया, ये एक मॉलिक्यूल लिया, ऐसे ढेरों मॉलिक्यूल होंगे, इसको मैंने रख दिया इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही मैंने इसको रखा इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जनाब इस वाले एंड पे जो फोर्स लगेगी QE वो ऐसे लगेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, और इस वाले एंड पे QE ऐसे लगेगी। जैसे ही अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसे रखा हुआ था, इस वाले एंड पे फोर्स ऐसे लग रही है आगे की तरफ, इस पे पीछे की तरफ, तो इसको आगे इसको पीछे खींचेगा कोई, तो ऐसे घूम जाएगा। तो होगा क्या, ये इसमें
टॉर्क लगेगी जो इसको क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, और इस तरीके से रोटेट करेगी कि ये फाइनली जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने आप को अलाइन कर ले। तो मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्ट के। ठीक है, तो मतलब जब भी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैं फील्ड में रखूंगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास क्या है, इनिशियल डाइपोल मोमेंट है, वो अपने आप को पैरेलली अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो सम अप कर लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, they consist of atoms or molecules with non-zero dipole moment in the absence of electric field, that is their positive charge center and negative charge center does not coincide, ठीक, but they have zero net dipole moment because the molecules of the dielectric are randomly oriented। ठीक है, इस वजह से जब मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो जीरो आता है। तो when they are placed, when a polar dielectric is placed in the path of external field, the dipoles of the molecules of the polar dielectric experiences a torque and they align themselves in the direction of applied field। ठीक है, अब भाई इसको इस तरफ, इसको इस तरफ खींचेगा तो ये क्या होगा, ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्लैब ले ली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और वो कौन सी है, कैसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली। कैसी ले ली, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब मुझे ये पता है कि इन दिस कंडीशन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास डाइपोल मोमेंट तो होगी, लेकिन वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, रैंडमली स्कैटर्ड होंगे थ्रू आउट दिस वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे बना दिए छोटे छोटे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको भी दिख जाए, कुछ ऐसे बना दिए, तीन ही दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रोटेट, मान लो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, इस तरीके से रैंडमली स्कैटर्ड होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इनके ऊपर क्या करूंगा, जैसे ही मैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन डाइपोल्स पे ऑफ द डाइलेक्ट्रिक क्या अप्लाई करेगी, टॉर्क अप्लाई करेगी, और वो टॉर्क इन डाइपोल्स को क्या कर देगी, घुमा देगी, इस तरीके से घुमाएगी कि सारे के सारे अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ही सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जो नेबरिंग चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और जैसे ही वो ओवरलैप करेंगे तो होगा क्या, देखते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फील्ड लगा दी, ठीक है, मैं यही बना के दिखा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, इस पे फोर्स QE ऐसे लगाएगी, इस पे इस तरफ लगा रही होगी QE, तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे और ऐसे। सिमिलरली इस पे ऐसे लग रही होगी, इस पे ऐसे, तो ये नीचे और ये ऊपर। सिमिलरली भैया इस पे आगे, इस पे पीछे, ठीक है, इस पे इस वाले एंड पे लग रही होगी इस तरफ, इस वाले एंड पे लग रही होगी इस तरफ, तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, फाइनली मुझे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मिलेगी जिसमें सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं, ठीक है, जिसमें सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं वो क्या होंगे, इस तरीके से ऐसे तीन तीन दिखा देते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल डाइपोल्स जो हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बोल दिया इस तरीके से अलाइन है। यहाँ ये ऐसे कौन आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो इस एक्सटर्नल फील्ड ने जो डाइपोल, मॉलिक्यूलर डाइपोल्स थे,
उन पे क्या करा, उन पे टॉर्क एक्सर्ट की, जिसकी वजह से ये डाइपोल घूम गए और इस तरीके से घूमेंगे कि सारे के सारे अपने आप को अलाइन कर लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जैसे ही ये होगा तो जो नेबरिंग चार्जेस है ना इन डाइपोल्स के, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कर जाएगा, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये ऐसा होगा तो होगा क्या, देखो इस सरफेस पे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा और इस वाले सरफेस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या होगा, जैसे ही ये ओवरलैप करेंगे इस स्टेट के बाद डाइलेक्ट्रिक पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्जेस बचेंगे, जिनको मैं कहता हूं बाउंड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन्हीं को मैं कहता हूं क्या, उन्हीं को मैं बोल देता हूं इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, उन्हीं को मैं क्या बोल देता हूं, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो मतलब क्या होगा, एक एंड के बाद ये कुछ इसको रब कर रहा हूं मैं, फिर समझाता हूं अच्छे से, तो फॉलो करते चलना चीजों को, डायग्राम्स को। ठीक है, ये होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कहां पे बचेंगे चार्ज, ये होने के बाद जो आपका चार्ज बचा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे बचा, सरफेस पे। यहां पे कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव, और यहां पे कैसा बचा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको यहां पे मैंने बोल दिया प्लस, सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा आई, ये हो गई पॉजिटिव सरफेस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इंड्यूस्ड है या फिर ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये नेगेटिव हो गई। तो अब होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही सरफेस पे चार्ज आएंगे तो जो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी भाई, ठीक है ध्यान से देखिएगा, कुछ फील्ड लाइन जो ऐसे आ रही थी तो कुछ तो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड टर्मिनेट होती है और यहां से ये ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, ये भी इस तरीके से बन जाएगी कि सरफेस पे कुछ फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगी जहां जहां पे चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, वहां वहां पे फील्ड लाइंस आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव वाले हिस्से में और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, और जो नहीं है वो क्या होंगी, जहां पे चार्ज इंड्यूस नहीं है वो इसको क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां से मान लो x n नंबर ऑफ लाइंस आ रही थी, क्या वो n नंबर की पूरी ने क्रॉस किया है स्लैब को, नहीं किया, उसमें से कुछ क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई सरफेस पे ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द, किसके, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द स्लैब। आउटसाइड जितनी यहां है उतनी यहां है, लेकिन इनसाइड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया कम हो गई, इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब मैं यहां से क्या बोलूंगा कि इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब क्या हो गई, कम हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कुछ फील्ड लाइंस सरफेस पे टर्मिनेट कर जाएगी। इसका मतलब जो फील्ड है इनसाइड द स्लैब, अगर आउटसाइड द स्लैब अप्लाइड फील्ड ई है तो फील्ड, नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब इस फील्ड के मुकाबले कम होगी। मतलब जो मैं नेट फील्ड लिखूंगा वो इस तरीके से लिखी जाएगी, E माइनस समथिंग, अब फील्ड में से तो फील्ड ही घटाऊंगा, इसका मतलब इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इनसाइड द स्लैब एक फील्ड क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी, और वो क्या करेगी, वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगी। मतलब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जिसको मैं लिखूंगा EI। क्लियर है ना। तो पोलराइजेशन में होगा क्या, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू बाउंड चार्जेस, और वो इस तरीके से इंड्यूस होती है कि वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करती है। इसका मतलब फील्ड इनसाइड, नेट फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू, और ये होता क्यों है, ड्यू टू इंड्यूस्ड फील्ड। अब हमने पढ़ रखा है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि जो E नेट होता है एक मीडियम डालने की वजह से वो किस तरीके से लिखा जाता है, E by K, where K is the dielectric constant।
तो मैं ई नेट अगर मुझे लिखना है तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई बाय के। ये बहुत काम आने वाली रिलेशन है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, बड़ी काम आएगी भाई न्यूमेरिकल्स करने में भी। अब मैंने बोला कि अगर आपके पास, ध्यान से देखना, अगर आपके पास कंडक्टर है, क्या है आपके पास, अगर आपके पास मेटल है, या अगर ये मैं कह दूं ये कौन है, ये मेटल है, मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, मान लो ये मेटल है, मेटल या कंडक्टर कुछ भी आपका जैसी इच्छा है, तो मैंने बोल दिया अगर ये मेटल या कंडक्टर है तो कंडक्टर्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इनफाइनाइट है तो ई नेट क्या होगी, जीरो, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो। अब ये ई नेट थी किसमें, इनसाइड, ध्यान से सुनना, ई नेट थी कहां पे, इनसाइड द स्लैब। तो अगर एक स्लैब मेटल की बनी होगी तो उसके अंदर नेट फील्ड कितनी आएगी, जीरो। यही हमने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। वो यहां से ये बात प्रूफ भी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई मेटल है, ये अगर ये मेटल है तो होगा क्या, अगर ये मेटल है तो मैं बोलूंगा ई इंड्यूस जो है वो बराबर होगी किसके, मैग्नीट्यूड वाइज, ई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड। और अगर मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में तो मैं ये ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इंसुलेटिंग स्लैब की जगह एक मेटल स्लैब ले लूंगा तो उसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब जितनी फील्ड लाइंस एंटर, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी, मतलब फ्लक्स डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इनसाइड फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड जीरो रहेगी, ठीक है, कोई भी इसको पेनिट्रेट ही नहीं करेगी, पहली बात, क्लियर है। वो हमने यहां से प्रूफ भी कर लिया। तो ये था हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बाउंड चार्जेस on dielectric surface in a electric field, in an electric field, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैंने बोला अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूं जिसको मैंने बोला क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस। ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, ठीक है, सारा खेल सुनने के ऊपर है। तो मैंने बोला कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पे क्या होते हैं, उस पे चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं जिनको मैं कहता हूं बाउंड चार्जेस, ठीक है। ये फील्ड मैंने ऐसे बता दी कि भैया ये ई फील्ड के अंदर रखा हुआ था, ठीक है, यहां तक अभी मैंने पढ़ा है कि ये होगा कैसे वो भी मुझे पता है, और इसके अंदर एक फील्ड इंड्यूस्ड होगी जो क्या होगी, ई आई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मैंने बोला कि ड्यू टू बाउंड चार्जेस एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जब जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है। तो एज पर द डेफिनेशन ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी पड़ी, क्या पड़ी हुई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैंने अभी अभी ये भी पढ़ा था कि भाई ई बाय के जो होता है वो होता है ई माइनस ई आई, ई इंड्यूस। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे ई इंड्यूस जो मिल गया वो कितना मिल गया, ध्यान से देखिएगा, वो मिल गया ई 1 माइनस 1 बाय के। ये तो होगी इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा हो और एक्सटर्नल फील्ड दे रखी हो। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। इस वाले रिलेशन का यूज करके मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, क्लियर है। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन एरिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ई नॉट एज इट इज रह गया, ये ई जो है ये कैसे लिखी जाएगी, चार्ज जो इस फील्ड को जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स चार्ज, और ये गिर किस पे रही है, गिर तो ये प्लेट पे ही रही है, प्लेट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, एरिया तो सेम ही है दोनों का।
ये भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहा हूं और ये वाली फील्ड भी डाइलेक्ट्रिक पे ही गिर रही है, तो इनटू 1 माइनस 1 बाय के, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो इंड्यूस चार्ज जो है वो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंड्यूस होता है सरफेस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, इसकी जगह मैं लिखना चाहूं यहाँ पे तो सिग्मा भी लिख सकता हूं, इस पूरे को हटा के देखो। ठीक है, इस पूरे को हटा के मैं सिग्मा भी लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि ई जो था वो क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से सिग्मा कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ई। तो आप यहां से सिग्मा इंड्यूस्ड ये क्या होगी, ये बाउंड चार्जेस की वजह से सरफेस डेंसिटी है, वो एक्चुअल सरफेस डेंसिटी होगी। ठीक है, और के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं। बाउंड चार्जेस का मतलब समझ गए कि बाउंड चार्जेस की वजह से क्या होता है, वो भी हमने देख लिया है। अब जो मेन चीज, एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसको मैं कहता हूं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक समझने के लिए हमें क्या पता है कि जब भी मैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो वो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। और आफ्टर पोलराइजेशन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास नेट डाइपोल मोमेंट आती है। तो पोलराइजेशन वेक्टर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि इन दिस पोलराइज्ड स्टेट polarization vector is defined as net dipole moment of the material of the dielectric per unit volume। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन वेक्टर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं, और ये कब होता है, एट पोलराइज्ड स्टेट, जब पोलराइजेशन हो चुका है डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, एट पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो मैंने बोल दिया कि समझने के लिए कैसे, मैंने बोल दिया कि इफ P is the dipole moment, P is the dipole moment of each molecule of a dielectric and there are n molecules per unit volume। ठीक है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट P है और ऐसे n मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं स्मॉल n की बात करूं तो वो कितना है, वो बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं। तो अगर मैं इसको बोलूं, तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालना चाहूं, पोलराइजेशन वेक्टर निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है, और इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, वॉल्यूम से। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, स्मॉल n है, और डाइपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल की मैंने क्या मानी है, स्मॉल p। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से समझ लिया। अब हम इसको दूसरा तरीका लगा के भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब मैंने बोल दिया यार, एक स्लैब थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि पोलराइज्ड हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, पोलराइज्ड हो चुकी थी।
कि इस तरीके से मैं एक स्लैब बोल देता हूं, ध्यान से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की कोई स्लैब थी, ये जो स्लैब की थिकनेस है ये कितनी है, डी है, और भाई इस वाले सरफेस पे क्या होगा, प्लस सिग्मा आई, और ये वाला जो सरफेस है इस पे क्या होगा, माइनस सिग्मा आई। पोलराइज्ड स्टेट मतलब ये पोलराइज्ड हो चुकी है, पोलराइज्ड हो चुकी है तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ बाउंड चार्जेस होंगे, और बाउंड चार्जेस की वजह से क्या आएगी, सरफेस डेंसिटी, जो मैं इतनी मानता था ये प्लस सिग्मा आई मानता था, और ये माइनस सिग्मा ही मानता था। मैंने बोल दिया ये जो सरफेस आपको दिख रहा है और ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, इस वाले सरफेस का एरिया मैंने ए लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया, एरिया ए लेट कर लिया। तो मैंने निकाला टोटल बाउंड चार्जेस, मैंने क्या निकाले, टोटल बाउंड चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ऑन द डाइलेक्ट्रिक सरफेस। तो मैंने उसको बोल दिया क्यू आई, ठीक है, इंड्यूस चार्ज है। अब ये जो क्यू आई है ये मुझे पता है कितना होगा, ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज आ गया, तो मेरे पास टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी आई, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, वो आएगी भैया टोटल चार्ज, अब मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन होता है। ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं तो इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू आई, और ये वाला जो सरफेस है ये वाला, इस पे कितना चार्ज है, इस वाले सरफेस पे माइनस क्यू आई। तो देखो मेरे को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो मिल गया, और ये दोनों चार्जेस कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, थिकनेस के बराबर, तो मैं कितना लिख दूंगा, डी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल डाइपोल मोमेंट आ गई। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिग्मा आई ए डी। अब मेरे को तो क्या लिखना है, मेरे को लिखना है पोलराइजेशन वेक्टर। अब हमने अभी अभी पढ़ा पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। तो इस स्लैब का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम तो मुझे पता है कितना है, a इंटू डी, और टोटल डाइपोल मोमेंट मैंने निकाली कितनी है, सिग्मा आई ए डी, ए डी से ए डी कैंसिल, तो कितना आ गया, सिग्मा आई। तो मतलब पोलराइजेशन वेक्टर जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, पोलराइजेशन वेक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेगा जब स्लैब पोलराइज्ड हो चुकी है। So polarization vector of a dielectric slab is numerically equal to the surface density of the bound charges on the dielectric surface after polarization। तो ये बात आप यहां से समझ लीजिए। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू होगी आफ्टर पोलराइजेशन, इसका मतलब उतना ही ज्यादा सरफेस डेंसिटी है किसकी, बाउंड चार्जेस की, और जितनी ज्यादा सरफेस डेंसिटी होगी बाउंड चार्जेस की, उतनी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी सरफेस डेंसिटी की बाउंड चार्जेस की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया हमने पढ़ रखा है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने लास्ट अभी प्रीवियस सेक्शंस में ये डिस्कस किया था। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन वेक्टर उतनी ज्यादा क्या, सरफेस डेंसिटी किसकी, बाउंड चार्जेस की। तो जितनी ज्यादा सरफेस डेंसिटी उतनी ज्यादा क्या, इंड्यूस्ड फील्ड। तो जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड फील्ड उतनी कम नेट फील्ड, क्योंकि नेट फील्ड क्या होती थी, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक है, तो यहां तक ये समझ आ गया आपको पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सिग्निफिकेंस था कि पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा सरफेस डेंसिटी होगी,
और उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड फील्ड होगी। जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड फील्ड होगी उतनी ही कम क्या होगी, उतनी ही कम होगी आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में उतार लो। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बड़ा काम का है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक नाम जिसका क्या है, नाम हैगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो चलो समझते हैं। हमें पता है कि जब भी मैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखता हूं तो जो भी डाइपोल्स, हर एक डाइपोल उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक्सपीरियंस क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और उस टॉर्क की वजह से हर एक डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर फील्ड ऐसे जा रही है, देखो अगर समझो, अगर ये डायरेक्शन फील्ड का है, यहां से ऐसे जा रही है, मेरे पीछे से आगे की तरफ अगर फील्ड जा रही है और ये कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इस पे टॉर्क लगाएगी और इसको ऐसे कर देगी, अलाइन कर देगी। इस तरीके से अलाइन कर देगी कि अगर मान लो पहले मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे अलाइन था स्टार्टिंग में और आपने जो फील्ड अप्लाई करी है वो ऐसे है एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड इस पे इधर लगाएगी फोर्स कितनी, QE, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी QE, तो ये इसको ऐसे घुमा देगी। अब ये ऐसे घुमा देगी तो इसके बाद क्या होगा कि भैया ये जो डाइपोल है ये पैरेलल हो जाएगा फील्ड के। देखो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन किसका है, यही डायरेक्शन है एक्सटर्नल फील्ड का। अब इनके बीच में ये दोनों पैरेलल होती, टॉर्क अब नहीं लगेगी क्योंकि साइन थीटा कितना हो गया 0, क्योंकि एंगल 0 है, तो अब कोई टॉर्क नहीं लगेगी। तो होता क्या है, हमने ये पढ़ रखा है कि जैसे ही मैं किसी डाइपोल कह रहा हूं, जैसे ही मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो उस डाइलेक्ट्रिक का हर एक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो अलाइन हो जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, चलो अलाइन हो चुका है, मतलब पोलराइज स्टेट आ चुकी है। अब मैंने क्या किया, एक सिंगल डाइपोल को उठाया, जो कि ये था मेरा, ये प्लस था माइनस था, मैंने बोला एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ थी, तो एक सिंगल डाइपोल को उठाया तो मैंने देखा इस डाइपोल पे इस तरफ लग रहा होगा QE और इस तरफ लग रहा होगा QE। ठीक है, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये डाइपोल इन पोलराइज स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा एक पुलिंग फोर्स, जो कि इस डाइपोल को QE मैग्नीट्यूड से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है इस फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इस फील्ड की वजह से एक स्ट्रेच फोर्स लग रही है या एक पुलिंग फोर्स लग रही है एक डाइपोल पे, किसके, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक सिंगल डाइपोल को मैंने लिया है इन पोलराइज स्टेट, तो ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा एक पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे QE का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे जैसे QE का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ये पुलिंग फोर्स जो है ये बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे पुलिंग फोर्स बढ़ेगी, अब जितनी पुलिंग फोर्स बढ़ेगी उतना ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है डाइपोल का वो एक दूसरे से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दूर होगा उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो बढ़ेगा। अब जब इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ेगा तो D की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब D बढ़ेगा तो भैया डाइपोल मोमेंट भी तो बढ़ेगी। डाइपोल मोमेंट हमने लिखी थी क्या थी, Q into D, इफेक्टिव सेपरेशन। और आप कह रहे हो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, वैसे वैसे इफेक्टिव ये पुलिंग फोर्स बढ़ेगी। अब ये पुलिंग फोर्स बढ़ेगी तो इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स ऑफ द डाइपोल विल इंक्रीज, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब मुझे पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, हर एक मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। मतलब दो एटम, अगर एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना हुआ है तो इन दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो भी बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवेलेंट है, तो
उसकी एक स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप उस इन एटम्स को उस स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स से पुल करेंगे तो ये एटम जो मॉलिक्यूल है ब्रेक हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई हर एक मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब हर एक डाइपोल की एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अगर मैं इस डाइपोल पे जो स्ट्रेचिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स है, वो इतनी लगा दूं कि वो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो ये डाइपोल दो हिस्सों में टूट जाएगा। टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? मतलब अगर मैं इस पे इतनी फोर्स लगा दूं कि ये जो आपकी अप्लाइड स्ट्रेचिंग फोर्स है QE ऑन बोथ साइड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाली फोर्स अगर इस डाइपोल की बॉन्ड स्ट्रेंथ से, जिससे ये आपस में जुड़ा हुआ है, उस स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये डाइपोल जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा इस तरीके से कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला? हमने बोला दम, और ये होगा किसकी वजह से? जब ये वाली फोर्स बढ़ेगी। और ये फोर्स बढ़ेगी कब? ये पुलिंग फोर्स कब बढ़ेगी? जब फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैंने बोला द मिनिमम, ध्यान से सुनना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which when applied to the dipoles of a dielectric medium breaks it। ठीक है, एक वो मिनिमम वैल्यू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की जो कि सारे डाइपोल्स पे लगे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, और इसको तोड़ दे दो हिस्सों में, एक पॉजिटिव पार्ट में और एक नेगेटिव पार्ट में। उस मिनिमम वैल्यू को हम एक गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए, उस मिनिमम वैल्यू किसकी? एक्सटर्नल फील्ड की। उस मिनिमम वैल्यू को एक गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैंने बोला कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर या ज्यादा होगी किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल। और ये क्या है? ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर या ज्यादा होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वो मिनिमम वैल्यू किसकी? अप्लाइड फील्ड की, सॉरी, जिसपे आपका एक डाइपोल टूट जाता है। ठीक है, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जब जब ऐसा होगा, ये कंडीशन फॉलो होगी, तब तब आपका डाइपोल टूट जाएगा। तो ये जो फेनोमेना होता है, द फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग द डाइपोल्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और उस मिनिमम वैल्यू को एक्सटर्नल फील्ड की आप क्या कहते हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। तो आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा? आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जितने भी डाइपोल थे वो सारे टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। अब जब ये फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, तो इसका मतलब ये पहले की तरह बाउंड नहीं है। पहले बाउंड था एक डाइपोल की फॉर्म में, अब ये फ्री है। तो इसका मतलब मैंने क्या सीखा कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक इंसुलेटर या एक डाइलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? कंडक्टर्स में। क्यों हो जाता है? क्योंकि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। अब जब चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक कर देते हैं, क्या कहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, फटाफट समझेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा।
पहली बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था, हमने पढ़ रखा था, हम बोलते थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच a material gets polarized when placed in an external electric field. जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा एक मटेरियल, मतलब जितना ज्यादा आपका बाउंड चार्जेस की वैल्यू आएगी, इंड्यूस चार्जेस की वैल्यू आएगी, उतने ही ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो हमने पढ़ा था कि जो ई नेट होती थी भाई, inside net electric field inside a dielectric slab is written as E applied electric field per unit dielectric constant. मैं इस तरीके से इसको लिखता था, और इसी चीज को मैं फिर फर्दर भी ऐसे भी लिखता था कि E माइनस ई आई, ये इंड्यूस थी मेरी। ठीक है, एक तो मेरे को ये रिलेशन पता है, दूसरी रिलेशन मेरे को क्या पता है कि पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो क्या है, नेट पोलराइजेशन पर यूनिट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि बराबर आता था हमारे, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो न्यूमेरिकली इक्वल होता था आपके किसके बराबर, सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस के, और ई आई जो होता था वो होता था सिग्मा आई बाय ए। ठीक है, तो ये और ये तीनों की हेल्प से मैं अब बात करूंगा आगे बढ़ने की। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि पोलराइज्ड स्टेट में, स्टेट कौन सी है, पोलराइज्ड स्टेट में मैं E को कांस्टेंट रख रहा हूं, मैं किसको कांस्टेंट रख रहा हूं, अप्लाइड फील्ड को अगर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, और मैं डाइपोल मोमेंट को बढ़ा रहा हूं, किसको बढ़ा रहा हूं, डाइपोल मोमेंट को, PT को बढ़ा रहा हूं मैं। पोलराइज्ड स्टेट में मेरे पास कौन सी डाइपोल मोमेंट होती है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए डाइपोल मोमेंट को, नेट डाइपोल मोमेंट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सिग्मा आई को बढ़ाना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होएगी तो पोलराइजेशन वेक्टर इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन वेक्टर किसके बराबर होता है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस के। तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो ई नेट क्या होगा, इसका मतलब ई नेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब ई नेट डिक्रीज हो रहा है, इसके हिसाब से ई को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट, और मैं कह रहा हूं ई नेट की वैल्यू घट रही है, तो ई नेट घट रहा है और ये चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन बढ़ रहा है, इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब जब आप अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए डाइपोल मोमेंट को बढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तब तब उसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज। ठीक है, यहां तक तो हमने बात कर ली। अब इसमें टेम्परेचर की बात अभी तक नहीं आई थी, अब ला देते हैं। मैंने बोला मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं डाइपोल का, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मटेरियल का मैं एक मॉलिक्यूल, अगर मुझे आप थर्मल एनर्जी दोगे तो मैं वाइब्रेट होने लगूंगा। ठीक है, जैसे आपने, अब पहले मैं इस तरफ अलाइन था, क्यों अलाइन था, क्योंकि पोलराइज स्टेट में मेरा जो अलाइनमेंट होना चाहिए था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैं उस डायरेक्शन में था। अब आपने मेरे को थर्मल एनर्जी दे दी, पहले तो मैं बाउंड था, टॉर्क लगने की वजह से मैं इसी तरफ अलाइन हो रखा था। अब आपने मेरे को एनर्जी दे दी, वो एनर्जी मैंने ली, मैं इसके चंगुल से थोड़ा थोड़ा छूटने लगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डिसअलाइन हो जाऊंगा कुछ। तो जैसे ही मैं डिसअलाइन होऊंगा, तो इस रैंडम ऑसिलेशन की वजह से, ये रैंडम ऑसिलेशन किसकी वजह से आई, थर्मल एजिटेशन की वजह से, और वो थर्मल एजिटेशन आया किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से मेरा पोलराइजेशन जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया, क्योंकि अब मैं पहले बिल्कुल अलाइन था, अब इससे थोड़ा सा डिसअलाइन हो गया, तो क्या होगा कि पोलराइजेशन घट गया। अब पोलराइजेशन घट गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से पोलराइजेशन घट गया। ठीक है, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन पोलराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। पोलराइजेशन कम क्यों हुआ, ड्यू टू डिसअलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल्स
along the direction of applied field. अब वो डिसअलाइनमेंट हुआ कि उसकी वजह से, किसकी वजह से था? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो मैं कह रहा हूं पोलराइजेशन घट गया। पोलराइजेशन घट गया इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस वो कम हो गई। अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस कम हो गई तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो घट गई। अब ये घटने की वजह से हुआ क्या? मैं ई को मैंने कांस्टेंट रखा था, अप्लाइड फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए मैंने पाया कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो गई? घट गई। अब इंड्यूस्ड फील्ड घट जाएगी तो ई नेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस्ड फील्ड घट जाएगी और ये कांस्टेंट है, ये मैं घटा दूं तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये रिजल्टेंट था क्या? ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी अब होगा क्या? इसको कांस्टेंट मैंने रखा, इसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं कह रहा हूं इफ ई को मैंने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है एंड ई नेट जो मेरी नेट फील्ड है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि के की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है और मैं कह रहा हूं ये बढ़ रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कांस्टेंट है और मैं इनको इसका रिजल्ट बढ़ाना है, फ्रैक्शन को बड़ा करना है, तो क्या करूंगा? डिनोमिनेटर को छोटा कर दूंगा। तो मैंने यहां से क्या सीखा? मैंने सीधा सा सिंपल भाषा में अब ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ड्यू टू थर्मल, मैं ये बोल सकता हूं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर घटेगा तो भैया क्या होगा? एट अ गिवन अप्लाइड फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटेगा तो सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस भी घटेगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी, पोलराइजेशन भी घटेगा। इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, मैथमेटिकली हमने समझ लिया है। ठीक है, लॉजिक के साथ चलना है हमने। ठीक है, थैंक यू भाई।